Hello dear students. So welcome to Krishna classes. Now we are going to discuss our next part of this chapter. तो बेटा हम कर रहे हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 1 सिविक्स. ठीक है, तो बेटा पहले 3 पार्ट में सारा बेसिक हम कर चुके हैं. आज ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. अब देखो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट की फीचर्स एंड फर्स्ट की फीचर वाज फेडरलिज्म, जो हम कर चुके हैं. सेकेंड, एंड दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, थर्ड हमने किया था सेपरेशन ऑफ पावर. और फिर फोर्थ, अब देख यहां तक तो हम कर चुके हैं. ठीक है, अब फोर्थ आता है फंडामेंटल राइट्स और फिफ्थ है सेक्युलरिज्म. ठीक है, तो पेज नंबर 14 पे आओ. फोर्थ पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स. So fundamental rights, this section on fundamental right has often been referred as the conscience of Indian Constitution. अब इसको क्या कहते हैं? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसी में सारा एक तरह से क्या है कि सार है. ठीक है, कंसाइज सिस्टम आपका हो गया अगर, यानी कि पूरा जो लोगों को राइट मिला है वो सारी डिटेल इसी पार्ट में है. कॉलोनियल रूल, अब कॉलोनियल रूल किसको कहते हैं? हिस्ट्री में बताया था, जो ब्रिटिशर्स का रूल था. हैड क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिशन of the state in the mind of nationalists and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state. अब पहले क्या था, जो ब्रिटिश पीरियड था उन्होंने तो कुछ ऐसे सस्पिशियस सा एक माइंडसेट तैयार कर रखा था, यानी कि उनके जो रूल्स होते थे वो या तो क्लियर नहीं होते थे या फिर उसमें क्या होता था कि वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट होते थे इंडियंस के. ठीक है, उसमें फंडामेंटल राइट का भी एक्सप्लॉयटेशन होता था. सो उसमें क्या हुआ कि जो नेशनलिस्ट थे, नाउ दे वांटेड टू इंश्योर दैट अ सेट ऑफ रिटन राइट्स वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट. भाई अब क्या होगा, नेशनलिस्ट क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि एक रिटन सिस्टम होगा फंडामेंटल राइट्स का, जो कि क्या करेंगे, लोगों को जो गवर्नमेंट है उसकी पावर मिसयूजिंग से बचाएंगे. ठीक है, so power in independent India, fundamental rights therefore protect citizen against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. तो fundamental right जो है वो गवर्नमेंट को या स्टेट को क्या करते हैं, एक arbitrary या absolute होता है जिसपे कोई रोक टोक नहीं है. ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के ऊपर भी एक रोक टोक है, उसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, यानी कि वो लिमिट में रहेगी, लिमिट में काम करना पड़ता है. भाई आप ऐसा रूल नहीं बना सकते, ऐसा नहीं बना सकते. अब अगर हम ये इस तरह के फंडामेंटल राइट ना बनाते हैं तो गवर्नमेंट मन मर्जी के नियम बनाने लग जाते. The Constitution thus guaranteed the rights of individual against the state as well as against other individual. तो तभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं. ठीक है, जो कि क्या करते हैं, गवर्नमेंट से भी और अदर लोगों के से भी लोगों के राइट को बचाता है, यानी कि उनको बहुत सारी फॉर्म में प्रोटेक्ट करती है. Moreover, the various minority communities also express the need for the Constitution to include rights that would protect their group. The Constitution therefore also guaranteed the right of minority against the majority. ठीक है, तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये अश्योर करता है कि जो मेजोरिटी है, ठीक है, वो माइनॉरिटी को एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकती. ठीक है, यानी माइनॉरिटी को एक राइट्स दिए. As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their objects is twofold. तो अंबेडकर ने क्या कहा कि जो फंडामेंटल राइट है इनके जो ऑब्जेक्ट है, टारगेट है, टू फोल्ड है, यानी 2 तरीकों से हैं. The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights.
भाई एक तो क्या होगा कि जो लोग होंगे वो इन राइट को यूज कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, और ये उनके लिए बहुत बेसिक भी हैं। And secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make law. और ये क्या होगा, वो हर उस अथॉरिटी को बाइंड करेंगे जो कि पावर में है या लॉ बनाने वाली है, ताकि वो मन मर्जी के कानून, मन मर्जी के रूल ना बना सके। In addition to fundamental right, the Constitution also has a section called Directive Principle of State Policy. अब एक और भी, ये तो हो गए फंडामेंटल राइट। अब मैं आपको एक बार फंडामेंटल राइट बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको मिले हुए हैं, ठीक है। लाइक अब ये में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी क्या है, यानी कि आप इंडिया में किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी बेस पे। एवरी पर्सन इज इक्वल, हर बंदा बराबर है, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट या किसी भी फॉर्म से हो, ठीक है। सेकंड आता है राइट टू फ्रीडम, हर किसी के पास फ्रीडम है, आज़ादी है। एंड नॉट ओनली जो फ्रीडम है, वो आज़ादी भी कई तरह की है। आपके पास बोलने की आज़ादी है, ठीक है, आप जो चाहें बोलें। इवन आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी को। अगर मान लो कल को हमारा प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर रहा होगा तो हम उसको भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं उसकी भी, ठीक है। हाँ, वो है कि हम कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते। ओके, आप पूरे इंडिया में कहीं भी आ सकते हो, जा सकते हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आप लिख लेना सारे राइट्स, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि किसी भी पर्सन को आप क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को काम पे लगाया, उसको घर नहीं जाने दे रहे, छुट्टी नहीं दे रहे, या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करा रहे हो, या किसी के अपॉर्चुनिटी को ख़राब कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया में कोई भी रिलीजन स्टेट रिलीजन नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी एक रिलीजन को प्रोटेक्ट के लिए काम नहीं करेगी। गवर्नमेंट की नज़र में सबके रिलीजन बराबर है, सब लोग फ्री हैं, वो जिस रिलीजन को चाहे अपना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी ऐसा गैदरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इवन वो चेंज भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। किसी को भी उसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रोका नहीं जा सकता, ठीक है। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हर किसी को अपने कल्चर को बचाने का, उसको प्रमोट करने का राइट है, एजुकेशन देने का राइट है, ठीक है। आप किसी भी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो आपके पास राइट है कि आप उन फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हो। आपके पास कोर्ट्स हैं, आप कोर्ट में रिट लगा सकते हो, ठीक है, अपील कर सकते हो, तो आपके उन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये 14th पेज पे जो आपको ब्लॉक में गिवन है ये आपको सारी बातें जो हैं पढ़नी है, लर्न करनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, क्लियर। ये क्या है, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद थर्ड पैरा हम कर रहे थे, इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें ये होता है कि जो स्टेट हैं
उनके लिए कुछ रूल फॉर्मेशन के लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी जब आप जो भी इकोनॉमिक या सोशल पॉलिसी बनाएंगे, रूल बनाएंगे, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, उनको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट पॉइंट, सेक्युलरिज्म पे। ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल राइट। अब हम आते हैं सेक्युलरिज्म। So a secular state is one in which the state doesn't officially promote any one religion as the state religion, यानी कि इसमें कोई भी राज्य, कोई भी गवर्नमेंट एक रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं कर सकती एज अ स्टेट रिलीजन। इंडिया में कोई भी धर्म वहाँ यहाँ का राजकीय धर्म नहीं है, यानी जिसको गवर्नमेंट अपने लेवल पे प्रमोट करे, सब रिलीजन बराबर ही हैं। इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर आएगा सेक्युलरिज्म का, वहाँ हम ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, so you now understand the way in which a country's history often determine the kind of constitution that a country adopt for itself। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से कोई भी कंट्री है तो उसकी जो हिस्ट्री है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं उनका जो माइंडसेट है वो अफेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को। The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to। ठीक है, और क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक बिल्कुल क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, वो आइडियल्स बनाने में जो कि दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री टू अडेयर टू, यानी कि वो आइडियल्स, वो रूल्स जिसको पूरे कंट्री के लोगों को मानना है, फॉलो करना है। ठीक है, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी जो हमने चुन के भेजे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के रूल मंत्रियों पे नहीं लगेंगे, लीडर्स पे नहीं लगेंगे, लगते उन पे भी हैं। ठीक है, so just like in the game of football, a change of constitutive rules will affect the game। तो जिस तरह हमने पहले एग्जांपल लिया था फुटबॉल गेम का, तो वहाँ पे अगर कोई माइनर सा भी चेंज होगा या कोई मेजर चेंज होगा तो वो गेम में चेंज करेगा ही करेगा। इसी तरह अगर कंट्री में भी कोई रूल चेंज होगा तो वो भी अफेक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी। ठीक है, तो क्या है कि इंडिया में भी बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है। अमेंड का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ चेंज करना या नई चीज ऐड करना। ठीक है, ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। और कई बार तो क्या होता है कि वो जो चेंज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप होता है, जो कि काफी कुछ चेंज कर देता है। So we saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy। जैसे कि शुरू में मैंने आपको नेपाल वाला केस बताया था, तो उसमें क्या था, वो राजा की पावर वाली बात कॉन्स्टिट्यूशन से ख़त्म करने के लिए उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखना पड़ा। ठीक है, यानी एक चेंज करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा चेंज करने पड़ गए। क्लियर? तो ये क्या है, ये थे आपके चैप्टर की डिटेल। ठीक है, अब उसके बाद एक्सरसाइज पे आओ, एक बार क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसके बाद कुछ और यहाँ पे खास क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको इसके क्वेश्चन खुद ही बना के आपको भेज दूंगा, आपको वीडियो आ जाएगी, वो क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में उतारने हैं। ठीक है, और यहाँ पे ग्लोसरी है जिसमें कि कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं, तो आर्बिट्रेरी, आइडियल, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, सॉवरिन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टायरनी, इनके आपको मीनिंग दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो आपको मीनिंग जो है लर्न करने हैं। ठीक है भाई, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ आया, थोड़ा हाँ चैलेंजिंग था, थोड़ा टफ था। ठीक है, बट अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको जरूर समझ आएगा। ठीक है, ओके बेटा, तो क्वेश्चन आएंगे वो आपने अपने फेयर नोटबुक पे राइट कर लेने हैं और उसकी जो पिक्चर है वो असाइनमेंट में भेज देनी है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।